कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं एक देश का लौता मेडलिस्ट हूँ। मेरा हाथ कट के लटक गया था, हाथ के साथ ही था। जैसे पिचकारी से ब्लड निकलता है वैसे ही ब्लड निकल के उनके बॉडी में चला गया और मैं खुद को सेलिब्रिटी फील कर रहा था कि मैं देखो सोया हूँ और सब लोग आके देख रहे हैं, सब लोग आके देख रहे हैं। कई बार हम भारतीयों को जो है उनका सीना चौड़ा किया है। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी को इस देश को दिया है, लेकिन उनको सम्मान भारत सरकार ने नहीं दिया या स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया। और 99 पॉइंट्स जो है विनेश इस देश के अंदर लड़ाई किया है, स्टेट एसोसिएशन के साथ, नेशनल एसोसिएशन के साथ। ये अंकल है, वो चाचा है, वो ताऊ है। इनको खुश नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, उनको नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे ही इंडिया के खिलाड़ी बर्बाद हो जाते हैं। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, एवरी डे 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट आप सोचो कि आप देश को क्या दे सकते हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड स्टोरीज में। एक बहुत सुंदर लाइन है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है, और सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। छेनी और हथौड़ी से गढ़ने का काम इस समय एक ऐसी शख्सियत कर रहे हैं जिन्होंने लगातार 16 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन होने का दर्जा हासिल किया। वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2006, 2010, 2014 एशियाई खेलों में पदक जीता। वो ऐसे हैं जिन्होंने 13 साल से अधिक भारत का प्रतिनिधित्व किया, अंतरराष्ट्रीय तैराकी में 44 से ज्यादा पदक हासिल किए। वो ऐसे एक अवार्डी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, जिन्हें मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड मिला, जिन्हें भीम अवार्ड मिला है, जिन्हें कोलकाता श्री का अवार्ड मिला है। मतलब आप नाम लेते जाइए, चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिय, हम सब लोगों के प्रिय चैंपियन, राष्ट्रीय चैंपियन कह लीजिए आप उनको, बिल्कुल, प्रशांत कर्माकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी। बहुत धन्यवाद सर। 16 साल नहीं, वो 17 साल है। और एक चीज आप मिस कर गए, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं एक देश का लौता मेडलिस्ट हूँ। एग्जैक्टली। मैं वो जो आपका कॉमनवेल्थ गेम वाली बात थी वो मैंने छुपा कर रखी थी, आपने खोल दिया। अभी ओलंपिक चल रहा है, इसके बाद पैरालंपिक शुरू हो जाएगा। वहां तक जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें होनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो खुद को तैयार करना चाहते हैं या चीजें करना चाहते हैं, आपकी जर्नी, आपकी जर्नी मुझे याद है, मैंने पढ़ा कि 7 साल की उम्र में जब आपके साथ वो दुर्घटना घटित हुई, उसके बाद से चीजें बदलनी शुरू हुई। मैं चाहूंगा कि आज के इंटरव्यू की शुरुआत वहीं से की जाए। ये एक मेमोरेबल चीज है जो आप कभी भूल नहीं सकते अपने जीवन काल में। क्योंकि मैं एकदम बचपन से ही कोलकाता में, मेरा जन्म कोलकाता में हुआ, मेरा एजुकेशन स्कूलिंग कोलकाता में हुआ, मैं बड़ा हुआ हूँ कोलकाता में। मेरे मम्मी पापा बंगाली है और मैं ट्रू इंडियन हूँ। तो बचपन से ही मैं मामा घर में बड़ा हुआ हूँ और 6 साल की उम्र में वो दिन आज भी मुझे याद है, एक एक चीज याद है। हालांकि याद होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा एक घटना मेरे साथ हुआ जो मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरे अंदर एक अलग से जुनून लाया, मेरे अलग से पहचान बनाए। तो वो मेरे लाइफ का एक वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स रहा है। तो मैं एक ही ऐसे गर्मी के छुट्टी में मैं और मेरे दादी नहीं नानी, हम लोग मेरे मम्मी के गांव के विलेज में जा रहे थे और गर्मी के छुट्टी में हम लोग जा रहे थे। और तब मैं एक्चुअली छोटा बच्चा था, 6 साल का। तो कोलकाता में आप देखिएगा लेडीज सीट्स एंड जेंट्स सीट्स अलग अलग होते हैं। इंडिया में सब कोई एक नॉर्मल सीट्स है, बट कोलकाता में ये अलग अलग होते थे। और मैं एकदम छोटा बच्चा था, तो मैं दादी नानी के साथ ही बैठा था। बस बहुत आराम से चला रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इतना आराम से चला रहे थे कि लोग बहुत गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे, और ड्राइवर भी एकदम से जोश में आके बहुत तेज चलाने लगे। तो चलाते हुए उन्होंने इतना ज्यादा टर्न लिया बस को कि बस एकदम हिल गए। और मैं छोटा बच्चा था, तो मैं मेरे राइट हैंड से बस के ग्रिल को पकड़ने की कोशिश किया। जैसे ही पकड़ने की कोशिश किया, उधर से एक ट्रक का धक्का लगा। जस्ट वो एक दूसरे को
धक्का मार के साइड से निकल रहे थे और मैं ड्राइवर के जस्ट पीछे था। तो मेरा जो स्पेस था बहुत कम था, तो मैंने जैसे ही पकड़ा और धक्का भी लगा और मेरा ग्रिप छूट के हाथ बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला तो ट्रक का धक्का लग गया मेरे हाथों पे। हाथ बहुत ज्यादा मेरा हाथ कट के लटक गया था, हाथ के साथ ही था। तो मैं हाथ अंदर ले लिया। उसी टाइम लेने के बाद ही मैं अपने गोद पे रख लिया हाथ। मैं सोचा नानी को बोलूंगा तो नानी पीटेंगे कि ये क्या कर दिया। तो थोड़ी देर बाद देखा मेरा हाथ एकदम से मतलब सुन्न हो गया, कोई सेंस नहीं हाथ पे, धीरे धीरे भारी हो रहा है। तो मैं क्यूरियोसिटी के लिए जैसे मैंने अपने हाथ को उठा के खुद देखना चाहा, तो मेरे सामने जो लोग बैठे थे उनके कपड़े पे मेरे ब्लड निकल के एकदम जैसे पिचकारी से ब्लड निकलता है वैसे ब्लड निकल के उनके बॉडी में चला गया। जैसे ही बॉडी में चला गया तो वो लोग बोले ब्लड, खून कहाँ से आया, खून कहाँ से आया। तो मैं फिर दोबारा चुपके से बैठ गया कि मुझे पिटाई पड़ेगा अभी। मैं वो पिटाई के चक्कर में चुप बैठा था, लेकिन वो लोग ढूंढ रहे खून कहाँ से आया, खून कहाँ से आया। चारों तरफ देखने के बाद नानी ने मेरा हाथ जैसे ही पकड़ा, देखिए मेरा हाथ ऊपर आया, फिर दोबारा खून निकला, हाथ लटका हुआ था। नानी देख के बेहोश हो गए, 2-3 लोग आसपास के लोग बेहोश हो गए, बस को रोका गया। मध्यम ग्राम बोल के एक जगह है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के नजदीक ही है। वहां से बस जा रहे थे तो वहीं पे रोका गया। वहीं पे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। तो वैन में 3 पहिए वाले वैन में बैठ के जा रहे थे, मुझे याद है। तो मैं जागा हुआ था, मेरे नानी बेहोश थी। लग रहे थे कि मैं उनको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो मुझे लेके नहीं जा रहे, क्योंकि 7 साल उनको उम्र थे इतना ज्यादा 6 साल 6 साल उम्र है। मुझे याद है दोनों तरफ बड़े बड़े घास थे और बीच में से रास्ता था। हॉस्पिटल का दरवाजा बंद था। हमने बहुत लोगों ने पीट के, फिर एक वॉचमैन आया, वो आके लॉक खोला सरकारी हॉस्पिटल का। मैं आज से कितने साल 86 की बात कर रहा हूँ, 1986 की। तब उन्होंने दरवाजा खोला, एक नर्स आए, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने बैंडेज कर दिया। फिर बोले आपका घर कहाँ है। नानी को पता ही नहीं था हमारा घर कहाँ है, आदमी भूल गए। उनका एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ उस टाइम पे तो ये शब्द पता नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ज्ञान हुआ मुझे तब। तो एकदम से वो देख रहे थे, मुझे देख रहे थे और बेहोश हो रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट फील हो रहा था कि मैं मेरे बेटी के बड़े बेटे को साथ में लेके जा रहा था और मेरे साथ ऐसा घटना हो गया। उनको गिल्ट फील हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो वो बेहोश हो रहे थे, तो मैंने बोला कि श्याम बाजार है कोलकाता में, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जो मेरे घर के सामने। तो उन्होंने वहां पे रेफर कर दिया। मैं एम्बुलेंस में बैठ के आया। आने के बाद मैं इमरजेंसी में था। मेरा वो पहचान, मतलब घर के नजदीक का हॉस्पिटल है, मैं जानता था ये हॉस्पिटल, कभी गया नहीं था। तो फिर नानी हमारे घर गए, फिर हमारे मोहल्ले से बहुत लोग आए मुझे देखने के लिए, और मैं खुद को सेलिब्रिटी फील कर रहा था कि मैं देखो सोया हूँ और सब लोग आके देख रहे हैं, सब लोग आके देख रहे हैं। मतलब मेरे हाथ चले गए। उस टाइप का सेंस नहीं था, छोटा था। हम सोचते थे दोबारा आ जाएगा, इस पे क्या है, आ जाएगा। तो इस टाइप का सेंस था तब, क्योंकि आप और हम बहुत ज्यादा हम उम्र है। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग आज के बच्चों की तरह इतना ज्यादा एडवांस नहीं थे। एग्जैक्टली हम लोग एक्सपोजर नहीं था। हम लोग बदमाशी भी करते थे। हम सोचते थे जैसे मैं मामा घर में बड़ा हुआ तो मामा देख लेगा। तो उसके बाद तो एकदम से मेरा आंख बंद हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। जब आंख खुला मेरा, तब मैं हॉस्पिटल के बेड पे था। करीब 7-8 महीना से ज्यादा मैं हॉस्पिटल में रहा। फिर राइट हैंड में मैंने क्लास 3 का एग्जाम दिया था। 1.5 साल बाद फिर मैंने अपने लेफ्ट हैंड में क्लास 3 का फाइनल एग्जाम देके क्लास 4 में आया। तो अर्ली एज ही मेरा 1.5 साल के करीब मेरा बर्बाद हुआ। एक ही क्लास में मैं रहा, लेकिन गॉड ग्रेस, तब मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स करूँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन बाद में जब पढ़ाई करने लगा, स्पोर्ट्स को लेके पढ़ाई करने लगा, तब लगा कि नहीं, मैं अच्छा था, मैंने जानबूझ के किया नहीं। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया, तो इस रिजल्ट को देखते हुए लगता है कि हाँ, मैं अगर करता तो शायद अच्छा कर लेता, अगर स्पोर्ट्स नहीं करता तो। जी, ये रहा मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड। मेरे मम्मी पापा आज भी कोलकाता में रहते हैं जी। एंड मैं पहले ही बोला, मेरे मम्मी पापा कोलकाता से और मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि मैं जन्म कोलकाता में हुआ। मेरा एजुकेशन
बेंगलोर में, यूपी में हुआ है, और मैं आज मेरा ट्रेनिंग पुणे में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है, देश के बाहर भी हुआ है, और आज नौकरी कर रहा हूँ मैं पिछले इतने सालों से हरियाणा में। तो मैं पूरे इंडिया का हूँ, मैं ट्रू इंडियन हूँ। ऑब्वियसली भारत के लिए आपने इतने मेडल जीते हैं, आपने भारत के लिए गर्व का मौका दिया है कई बार, हम भारतीयों को जो है उनका सीना चौड़ा किया है। ये जो यात्रा शुरू हुई आपकी प्रशांत जी, तैराकी की, ये यात्रा कब और कैसे शुरू हुई, इस पे भी जो है बात की जाए। या एक्चुअली मेरा जो भी है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे मैंने नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ, 6 साल उम्र तक मैं अपने दोनों हाथों को लेके छोटे बच्चों की तरह लड़ाई करना, सब कुछ किया। मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। बाद में मुझे पता लगा कि पतंग कौन लोग उड़ाते हैं, और पतंग उड़ाने के लिए एक हाई एम्बिशंस होना जरूरी है। आपके पतंग कितना दूर है, आपके नजर ऊपर की तरफ है, आपका विजन बहुत क्लियर हो जाता है। इतना दूर है लेकिन आपके नजर एक ही चीज पे रुका हुआ है। आपके सामने 50 पतंग है और आपकी नजर एक ही चीज पे है, 50 को देख रहा है लेकिन कंसंट्रेशन एक चीज पे है, अपनी पतंग और पे। सबको हराने के बाद आप अकेले, ये पूरे आसमान आपका होगा। तो ये मुझे बहुत, ये इस टाइप का थ्रिल मुझे पसंद है, बचपन से ही पसंद था। मामा लोग पतंग उड़ाते थे, पूरे रात वो लोग मंजा देते थे, अभी तो रेडीमेड मिलता है, पूरे रात मंजा देते थे, और मामा लोग पूरे रात देने के बाद घर में आके वो तिरछी वगैरह रख देते थे, और वो लोग नहाने वाने जाते थे, थोड़ा सोते थे, और उस टाइम मैं उसको लेके चला जाता था। मैं इतना छोटा था, मुझसे बड़ा होता था वो चीज, और मैं नहीं कर पाता था, वो टूट जाता था। उनका पूरे रात का मेहनत बर्बाद। फिर आके मुझे पिटाई पड़ता था, जैसे ही पिटाई पड़ा फिर मैं दूसरे मामा का भी तोड़ दिया। तो मैं बचपन से ही बहुत बदमाश रहा हूँ। बाद में जब मैं ऐसे जब अपने आप को कोच में देखता हूँ, मैं कभी भी अच्छे बच्चों को मेरे स्पोर्ट्स के लिए चूज नहीं करता। वो बाद में आते हैं, पहले स्पोर्ट्स में मैं कैसे आया हूँ वो बता देता हूँ। तो मैं इतना बदमाश था, फुटबॉल खेलता था सबके साथ। बरसात में फुटबॉल खेलना तो मुझे बहुत पसंद है। मैं क्रिकेट खेलता था, पतंग उड़ाता था, मछली पकड़ता था। एक गांव का बच्चा जो करता था मैं सब करता था। तो गांव का मैं हीरो था। गांव में स्विमिंग करते हुए, मतलब गांव वाला स्विमिंग, पानी के नीचे से पकड़म पकड़ा, ये वाला चीज मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाता था। तो सबका कहना था तू तो भाई चैंपियन है। तो एक बार हमारे घर के सामने एक स्विमिंग पूल था, बाली स्विमिंग क्लब। तो उस क्लब में स्विमिंग कंपटीशन हुआ, दिव्यांग लोगों के लिए, बच्चों के लिए कराया गया। और मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है तेरे को करना है, तू तो भाई तू जीतेगा, तेरे को करना है। पैरा स्पोर्ट्स का कोई नामो निशान तब था नहीं। अगर था, ये कुछ लोगों के अंदर था, जो लोग इसको स्प्रेड नहीं करना चाहते थे। क्योंकि कोई भी एक चीज अगर स्प्रेड होता है, अगर ये चीज पब्लिक होता है, तो बहुत लोग इसके अंदर आ जाएंगे, इसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसी को सोच के उस टाइम पे भी पैरा स्पोर्ट्स था, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया था। और इस देश के मीडिया ने भी इसको उस लेवल पे इसको हाईलाइट नहीं किया कि सबके पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो मैंने कंपटीशन में नहीं जाने के लिए सोचा कि यार तुम लोग ये क्या कॉस्ट्यूम पहन के, छोटा सा कॉस्ट्यूम पहन के करते हो, मुझे शर्म आता है, नहीं करना। और वो बंदा मेरा एंट्री करा दिया। मैंने उसको पीटा भी कि तूने मेरा क्यों कर दिया। वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसका नाम है, हम छोटे में उसको कोची करके बुलाते थे। तो आज भी उसके साथ मेरा दोस्ती है, आज भी उसके साथ बात होता है, क्योंकि ही इज द पर्सन जिसने मुझे स्विमिंग में लाया और मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। मैं कभी अपने पास्ट को नहीं भूलता। मैं जितने भी टीचर्स के पास मैंने ट्रेनिंग किया हूँ, मैं उन सारे टीचर्स के साथ आज भी रिलेशन रखता हूँ, लेकिन जो फर्जी टीचर है उनसे मैं नहीं रखता। जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग नहीं कराया, लेकिन मेरे अचीवमेंट्स को दिखाते हुए जो लोग अवार्ड्स लिए हैं या बेनिफिट्स लिए हैं, उनको मैं सम्मान नहीं करता। भले ही वो द्रोणाचार्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उनको सम्मान करता हूँ जिन्होंने कभी डिस्ट्रिक्ट टीम का कोच नहीं बना, लेकिन वो मेरे कोच रहे, जिनको कोई नहीं जानता है इस देश में,
लेकिन उन्होंने कर्माकर जैसे खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, पहले पानी में उतारने के लिए हेल्प किया। मैं उनको सम्मान करता हूँ, उनके साथ आज भी कनेक्ट हूँ। लिव इट। तो उस लड़के ने मुझे डाल दिया मेरा नाम, तो आज जबरदस्ती मुझे ले गए। मैं उसको मार रहा हूँ लेकिन वो रो रहा है, फिर पकड़ के ले छोड़ेगा नहीं, तेरे को जाना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं पहुंच गया, और भी 2-4 लोग मिलके मुझे पकड़ के ले गए, नहीं करना है। अब बिलीव नहीं करेंगे, मैं सेकंड आ गया। तो मेरे ईगो हार्ड हो गया, मेरा थोड़ा सा मैं ईगो वाला बंदा हूँ, तो मेरा ईगो बहुत ज्यादा हार्ड हुआ। बात उस टाइम पे पता नहीं होता था ना ईगो क्या है, जिद बोल के एक चीज था। लेकिन अभी वो जिद समय के साथ साथ चेंज होके ईगो में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं बोला मैं हार कैसे गया, ये बंदा हरा दिया मुझे। मैं चैंपियन, मैं गली का शेर, और वो तो इंडिया का शेर था उस टाइम पे, गली का शेर हार गया। मुझे तो गुस्सा आया बहुत। लेकिन जब मुझे मेडल दिया गया तब मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। अच्छा। मैं बोला ये लोग पागल है। हाँ, मैं बोला ये लोग पागल है, मुझे गोल्ड दिया, मैं सेकंड आया फिर भी गोल्ड दिया। भाई अच्छी बात है, मुझे ये लोग पागल दिख रहे थे। हालांकि क्या था कि पैरा स्पोर्ट्स में अलग अलग कैटेगरीज है। वो बंदा डिफेंडम था और मैं फिजिकल एम्पेयर था, लेकिन वो अकेला था, मैं भी अकेला था, तो उन्होंने कंबाइंड करके इवेंट करा दिया। उनको इवेंट को दिखाना था कि हमने इवेंट कराया। और मैं तो उस लड़कों को हरा रहा था। एग्जैक्टली। तुम अंदर, मैं अकेला स्विमिंग करके फर्स्ट आया, वो भी अकेला स्विमिंग करके फर्स्ट आया। लेकिन मुझे तो ज्ञान नहीं है, मैं अकेला स्विमिंग किया। मैं बोला उस बंदे ने मुझे कैसे हरा दिया। तो फिर मैं स्विमिंग पूल पे चला गया, मुझे सीखना है अभी स्विमिंग। अभी सब कुछ ना, क्रिकेट, फुटबॉल, पतंग उड़ाना, सब बंद, स्विमिंग उसको हराना है। 2 साल तक मैंने बाली स्विमिंग क्लब में स्विमिंग किया, जनरल बच्चों के साथ, और डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट आया। मैंने 29.28 सेकेंड्स टाइम किया था 50 मीटर फ्रीस्टाइल में। 1999 में। क्या बात। और 29.28 टाइम करने के बाद सब लोग, स्विमिंग पूल का सब लोग हैरान हो गए कि प्रशांत ने एक हाथ से 29 कैसे कर दिया। क्या बात। ठीक है। अभी जब रिजल्ट आया तब मेरा नाम कहीं नहीं बुलाया गया। मैं बोला शायद ये लोग बड़े बड़े अच्छे स्विमर है, काफी पुराने स्विमर है, ये लोग शायद मुझसे अच्छा किए हैं। तो मुझे ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड। अभी कंपटीशन खत्म हो गया, मेडल मिल गया, सब घर चले गए। अभी हम क्लब में बैठे हैं। अभी 29 सेकेंड्स करना मतलब एक अच्छे मीडियोकर स्विमर्स के ग्रुप में आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा भी वैल्यू बढ़ने लगा। तो मैं एकदम अपने वैल्यू और थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं बोला सर देखो देखो मैंने कितना अच्छा टाइम किया था। तो उन्होंने जब पुराना स्लिप निकाले तो स्लिप में देखा 29 के जगह पे उन्होंने 39 कर दिया है और मुझे लास्ट बना दिया। ठीक है। अभी 2 लिखने के बाद 2 का जो पूंछ निकल रहता है, अभी पूंछ को छोड़ के अगेन उसको 3 किया गया, तो पूंछ भी दिख रहा है और सब दिख रहा है। हालांकि जिस स्विमिंग पूल पे मैं ट्रेनिंग करता था उसी में ही कंपटीशन हुआ। जो टाइम कीपर्स थे वो मुझे जानते थे। तो मैंने 2-3 लोगों को बोला, बोलने के बाद उन्होंने बोला नहीं तुमने 29 किया था, इस पे लिखा भी है, सब डॉक्यूमेंट्स ठीक है, लेकिन सब कुछ हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, सब हो चुका है। तो मैंने बहुत इधर उधर बात करने के बाद ही, मैं थोड़े से बचपन से ही मैं थोड़ा बागी किस्म का हूँ, गलत है तो मैं लड़ूंगा। मैं लड़ा, उस टाइम पे भी लड़ा। तो मुझे 800 मीटर में 50 मीटर के जगह पे 800 मीटर में चांस दिया। मेरे एबिलिटी नहीं था 800 मीटर के लिए, तो मैं कर नहीं पाया। जैसे ही कर नहीं पाया तो क्लब के जो मेन थे उन्होंने बोला कि तुम फेलियर हो, तुम नहीं कर सकते, तुम हमारे क्लब का मान सम्मान बर्बाद कर दिया। और मुझे आया गुस्सा। मैं बोला अगर आपके बेटे के साथ ऐसा होता, उनका बेटा भी स्विमिंग करता है, करता था उस टाइम पे, आज के दिन करता है, हालांकि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन तो भी वो भी भाई भी करते, उनके बेटे भी करेंगे, ये एक फैमिली सबसे चलते रहता है, इस देश में ऐसा ही चलता है। तो मैंने पूछा आपका बेटे के साथ अगर होता तो आप क्या करते? तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने बोला मुझे क्लब से निकाल दिया, गेट आउट फ्रॉम दिस क्लब। मैं बोला पैसा दिया हूँ, ऐसे कैसे निकाल जाऊंगा? मैं भी बदमाश था बहुत ज्यादा। तो वो बोला कि घुसने ही नहीं देंगे। मैं बोला तू बाहर निकल, तेरे को पीटता हूँ मैं। तो वो 2-3 दिन अकेला नहीं निकला, वो अपने 2-4 लोगों के साथ निकला। जिस दिन अकेला मिला मैं उसको पीटा।
पीटने के बाद बात खूब बड़ा हो गया। मैं छोटा था लेकिन वो काफी बड़े थे, तो भी उसको मैंने पीट दिया। तो पीटने के बाद बात काफी बड़ा हो गया, इधर उधर हो गया, तो बात खुल गया कि आज उसने तो इतना अच्छा टाइम किया, एक हाथ से भी उसने अच्छा किया और आप लोगों ने ऐसा किया। तो फिर मैंने स्विमिंग छोड़ दिया। नहीं करना स्विमिंग। अच्छा। मैंने स्विमिंग छोड़ दिया। स्विमिंग छोड़ के मैं पत्ते खेलना मुझे पसंद था। जैसे मुझे पहले वाला जीवन, पतंग उड़ाना, फुटबॉल खेलना, ये सारा चीज शुरू कर दिया। नहीं खेलना, जा तो स्विमिंग नहीं करना, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, तब मैं टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। घर के सामने टेबल टेनिस क्लब था, टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। टेबल टेनिस खेलते खेलते मैं वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच गया। बाद में पैरा टेबल टेनिस में मैं नेशनल चैंपियन भी रहा हूँ। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हमेशा ये कहा कि कर्मा, अगर तुम चूज करो, स्विमिंग करोगे या टेबल टेनिस खेलोगे। रूल कहीं नहीं है कि आप दो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग अपने लोगों को प्रमोट करना है, इसीलिए एक को बंद करो। इस टाइप का इनका स्ट्रेटेजी है। ये ओपन स्ट्रेटेजी है, सबको पता है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं और कर्मागर को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि इस देश को मेडल अगर चाहिए तो सोच को बदलना पड़ेगा, और सोच बदलेगा हम जैसे लोगों से। ठीक बात। जो लोग आज जीवन में अपने पैरों पे खड़े हैं, किसी से 2 रुपए की जरूरत नहीं है, कि कोई अगर हमें सम्मान देता है तो खुश, अगर नहीं देता है हम अपने आप से खुश है। आप मेरा व्हाट्सएप देखते हैं, मैं हमें उस पे लिखे रखा हूँ कि रेस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को सम्मान करो, और मैं अपने आप को बहुत सम्मान करता हूँ। तो मैं स्विमिंग छोड़ दिया, मैं 10वीं का एग्जाम आ गया, मैं टेबल टेनिस खेलता रहा। अचानक मैं मामा घर से अपने घर चला आया, मम्मी पापा के पास, एकदम कोलकाता में। वहां पे मेरा कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बचपन मेरा वहां गुजरा है, मेरे सारे दोस्त वहां पे हैं। यहाँ पे मैं अकेला, मैं और घर और टेरेस, ये बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। तो फिर एकदम से मुझे लगा कि चलो थोड़ा स्विमिंग कर लेता हूँ, टाइम पास चला गया। फिर दोबारा मेरा स्विमिंग का जर्नी शुरू हुआ 2 साल 3 साल बाद। मतलब 95 में मैंने स्विमिंग शुरू किया, 97 में मैंने स्विमिंग छोड़ दिया, फिर 2000 में मैंने दोबारा स्विमिंग शुरू किया, और फिर स्विमिंग करता रहा। मेरा पहला कोच बादल बैनर्जी थे, वो आज हमारे साथ नहीं है, वो हमें दुख है उनके बारे में। उसके बाद बहुत सारे कोचेस के मैं ट्रेनिंग किया हूँ, और उनमें से एक कोच बहुत ही लॉयल है, बहुत ही जेन्युइन है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी को इस देश को दिया है, लेकिन उनको सम्मान भारत सरकार ने नहीं दिया, या स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया। तो ऐसे ही मेरा स्विमिंग का करियर शुरू हुआ। फिर 2000 में स्विमिंग शुरू करने के बाद पैरालंपिक नेशनल चैंपियनशिप उस टाइम पे शुरू हुआ था, और बस उस टाइम से स्विमिंग पे ही चलता रहा। ऐसे ही मेरा जिंदगी स्विमिंग पे दोबारा आ गया। चला ये जो जर्नी है, बहुत बहुत मतलब बिल्कुल आसान नहीं है, और मतलब देखा जाए तो संघर्षों का पूरा पहाड़ पार कर दिया है आपने प्रशांत जी। नहीं, एक्चुअली संघर्षों का पहाड़ पार तब मौका इजी था जब अच्छा। मैंने स्विमिंग शुरू किया 2003 के बाद। हाँ। तब संघर्ष शुरू हुआ। हाँ। असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ। मैं क्या सोचता हूँ बताएं सर, मैं सोचता हूँ एक खिलाड़ी बनने के लिए, एक जैसे विनेश फोगट को बनने के लिए, विनेश फोगट वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे। विनेश, आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जरूर जीतेंगे, देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। विनेश का ये 100% परफॉर्मेंस देने के लिए 100 बनना पड़ा है ना। आप सिर्फ एक चीज देखिए, विनेश ने ये जापानीज को हराया है, इसके लिए मैं 1 पॉइंट देता हूं विनेश को, और 99 पॉइंट्स जो है विनेश इस देश के अंदर लड़ाई किया है। ये विनेश नहीं, इस देश का हर एक खिलाड़ी, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स इनके साथ लड़ाई करते हैं, स्टेट एसोसिएशन के साथ, नेशनल एसोसिएशन के साथ। ये अंकल है, वो चाचा है, वो ताऊ है, इनको खुश नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, उनको नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे ही इंडिया के खिलाड़ी बर्बाद हो जाते हैं। 144 करोड़ हमारे हम लोग हैं 144 करोड़, और हमारे कंटिंजेंट है 100। हम सपने नहीं देख पाते कि हम 100 से ऊपर मेडल जीतेंगे।
सर हम सपने नहीं देख पाते हैं। और मैं कहता हूं अगर मैं उस जगह पे होता जहां पे फाइनल अथॉरिटी डिसीजन लेता, मैं 2036 में 100 से ज्यादा मेडल इंडिया को दिला देता। अगर मुझे दिखाई देता है तो ये यूपीएससी करके, यूपीएससी क्या आईएएस ऑफिसर बन के, आईपीएस बन के, आईएएस बन के इनको नहीं दिखाई देता। मैं हैरान हो जाता हूं कि इनको बाबू लोग, 10वीं फेल बाबू लोग जो दिखा देते हैं, उनको वही दिखता है। देश हित में क्या जरूरी है वो नहीं दिखता है। आज इसका एग्जाम्पल है। मैं बहुत खुश हूँ विनेश ने ऐसा किया। मैं मैच नहीं देख पाया हूँ, मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, बहुत रेयर इंटरनेट कभी कभी आप देख रहे हैं। मैं अभी आप देखिए मेरे पीछे टावर है, मैं ऐसे जगह चूज किया हूँ कि टावर के नजदीक रहूं, सो दैट आपके साथ मेरा बात हो जाए। Exactly. नहीं तो मैं यहाँ पे भी नहीं रहता हूँ। जो भी है, तो ये प्रॉब्लम है सर। घर छोड़ा मैं 2006 में। मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने बोला अगर स्पोर्ट्स करोगे तो घर में खाना नहीं मिलेगा, यू हैव टू स्टडी। मैं घर छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं पुणे रेलवे स्टेशन पर सोया हूँ साल भर। पुलिस वाले डंडा मार के उठा देते थे, भागो रात को सोता है यहाँ पे। भिखारियों की तरह प्लेटफॉर्म पे सो के बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे कोई कहीं भी सोने के लिए देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसी जगह पे हूँ, आप देखिए पीछे खेती हो रहा है, तो एकदम गांव है। हाँ, लोग ट्रेस करना चाहे तो मुझे ट्रेस कर सकते, मेरे मोबाइल टावर के लोकेशन ट्रेस कर सकते, लेकिन वो लिमिटेड लोग होंगे जिनके पास ये एबिलिटी होगा। हर कोई नहीं कर्माकर को ढूंढ सकता। कर्माकर कहाँ है? क्योंकि जब आप किसी मिशन पे हैं तब अपने आप को छुपाना बहुत जरूरी है। अभी आप किस मिशन पे हैं इस समय? एक्चुअली मिशन कुछ नहीं है और मिशन सब कुछ है। देखिए, मैं इस देश के लिए ऐसा कोई मेडल नहीं है मैंने नहीं जीता। एशियन गेम्स मेडल, 5 एशियन गेम्स मेडल मैंने जीता। मैंने 3 एशियन रिकॉर्ड बनाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने जो भी अचीव किया इस देश के किसी तैराक ने नहीं किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं देश का पहला मेडलिस्ट हूँ। और क्या क्या बोलूं, वर्ल्ड गेम्स में मैं एक ही वर्ल्ड 2009 वर्ल्ड गेम्स में मैंने 7 मेडल जीता। उस टाइम पे न्यूज़पेपर मुझे इंडियन माइकल फेल्प्स का मुझे मेरे नाम पे लिखा था, इंडियन माइकल फेल्प्स। 2008 में माइकल फेल्प्स ने इतना बड़ा इतिहास रचा, 2009 में इंडियन माइकल फेल्प्स मुझे बोला गया। तो मैंने जीवन में सब कुछ मिला मुझे। मैं बोला हूँ पहले ही, जैसे मैं कहाँ सोया हूँ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो के इस जगह पे पहुंचा हूँ। और उसके बाद मुझे ताज होटल जैसे जगह पे भी मुझे इनवाइट करके बुलाया गया, मेरे माँ बाप को सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति भवन में मुझे बुलाया गया। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन एक मेडल मैं आज भी देश के लिए नहीं जीत पाया हूँ, वो है पैरालंपिक मेडल जिसके लिए मैं आज भी नहीं सो पाता हूँ। आज भी मैं ऑब्वियसली सोता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक भूख है। मैं अभी भी प्यासा हूँ कि मुझे एक मेडल जीतना है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि देयर इज सेवरल लिमिट्स। एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए, नाउ आई एम द 45, इस एज में वो क्राइटेरिया फिलअप करना पॉसिबल नहीं है। तो नाउ जो चीज मैंने देखा था कि कर्माकर एक सर्टेन एज के बाद कर्माकर को अगर मेडल जीतना है तो कर्माकर के स्टूडेंट मेडल जीतेगा, जिसके लिए मैंने 2013 में ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर से मैंने अपना NIS मींस डिप्लोमा इन स्विमिंग कोचिंग मैंने मेरा खत्म किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स एकेडमी, अमेरिकन स्विमिंग कोचेज एसोसिएशन, यहाँ से भी मैंने मेरा सर्टिफिकेट कोर्स किया नॉलेज गेन के लिए। मैं इंडियन टीम का कोच भी रहा हूँ। जब भारत सरकार ने और इंटरनेशनल बॉडी ने PCI को सस्पेंड कर दिया, तब PCI पूरे भारत देश का पैरा स्पोर्ट्स स्विमिंग का मूवमेंट मैंने चलाया है। उसके लिए ना भारत सरकार ने मुझे कुछ पैसे दिए, ना सम्मान दिए, ना और कुछ दिए। क्यों? मैंने देश के लिए काम किया था। तो एक मेडल मैं नहीं जीत पाया हूं देश के लिए, वो है पैरालंपिक मेडल। और जो मेरे स्टूडेंट वो मेडल जीत सकते हैं। मेरे पास 6 स्टूडेंट्स थे जो मैंने पूरे इंडिया से
चुन के उनको एक मैंने एकेडमी बनाया था, रेसिडेंशियल एकेडमी। पैरा स्पोर्ट्स में किसी स्पोर्ट्स पर्सन एकेडमी बना रहे हैं ऐसा कोई आज तक मैंने इंडिया में सुना नहीं था, लेकिन मैंने बनाया था। उस एकेडमी को मैंने बहुत दिन तक नहीं चला पाया। वहां से ही एक लड़की पैरालंपिक मेडलिस्ट बन सकती थी, लेकिन वो भी शिकार हुए दुख भरी ये एडमिनिस्ट्रेटर्स की ईगो की शिकार हो गए, क्योंकि वो लड़की वो वर्ल्ड सीरीज में जाके जर्मनी में जाके 7 मेडल जीता। अरे वाह, अरे मेरे वाह। स्टूडेंट रहे वो, और पैरालंपिक में मेडल जीतने के दावेदार थे। इनका एक्चुअली सोच क्या है पता है, कि अगर आपका स्टूडेंट कुछ बहुत अच्छा कर जाएगा तो आपको भी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ना आज के दिन में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है इंडिया में फैलाया जा रहा है, आज के दिन में नहीं काफी दिनों से था, कि बच्चों के अंदर कंपटीशन की जो भावना है उसको खत्म कर दो। आजकल बच्चे ना एडमिनिस्ट्रेटर को अंकल बनाते हैं, अंकल आंटी चाचा ताऊ ये सब बनाने में बिजी है, वो एक्सीलेंस के तरफ नहीं जाते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं इस ग्रुप पे किसी लेडी ने मुझे पूछा कि सर इस ग्रुप का मतलब क्या है, तो मैं बोला जी हमारे पास तो कोई एक ग्रुप है इंफॉर्मेशन देने के लिए। और उनकी बात था, सर मेरा उम्र अभी 42 साल है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं इंटरनेशनल खेला हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ, लेकिन भारत सरकार ना स्टेट गवर्नमेंट कोई हमें नौकरी नहीं देता, तो हम लोगों के लिए क्या है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे पीसीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले दीपा मलिक थे, अभी देवेंद्र झाझरिया है, मुझे नहीं लगता ये लोग मैं नाम लेके ही कह रहा हूँ कि उनके दीपा मलिक का कोई एक्टिविटीज ऐसा था नहीं जिससे हमें ये पता लगे कि उन्होंने इन लोगों को इनकी रोजी रोटी के लिए कुछ किया। स्पोर्ट्स एक सर्टेन एज तक होता है, उसके बाद नहीं होता है। ठीक बात है। लेकिन उस स्पोर्ट्स पर्सन को आगे लेके अगर जाना है तो उनको पहले रोजी रोटी उनका सिक्योर करना है, और वो रोजी रोटी जब तक पावर में लोग हैं जैसे देवेंद्र झाझरिया हैं, अभी ये लोग अगर नहीं करेंगे तो और कौन लोग करेंगे। Exactly. तो इस टाइप की चीजें हैं। मैं अभी भी भूखा हूं कि देश को एक पैरालंपिक मेडल दूं। मेरे स्टूडेंट 1.5 साल हुआ था उसको स्पोर्ट्स कराते हुए, स्पोर्ट्समैन थी, उसका स्पोर्ट्स चेंज करा के मैंने दूसरे स्पोर्ट्स में लाके 1.5 साल उसको ट्रेनिंग कराया, उसपे से 6 महीना इंजरी में चला गया। उसका वर्ल्ड रैंकिंग 11 रहा आखिर तक, पेरिस के लिए वर्ल्ड रैंकिंग 9 तक क्वालिफिकेशन मिला, 11 को 10 और 11 को नहीं मिला। तो हमें बहुत दुख है कि 1.5 साल में वो वर्ल्ड नंबर 11 पे आई है और वो पैरालंपिक पेरिस में नहीं जा पाएगी। लेकिन 2028 में वो इंडियन टीम का हिस्सा बनेगी, 2032 में वो सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतेगी, और 2036 में इंडिया में जब होगा वो गोल्ड जीतेगी देश के लिए। क्या बात है सर, क्या बात। इसीलिए मैं अभी से जंगल में रहता हूँ, मैं भी, मेरा बनवास चल रहा है मेरे बच्चों के साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ। मैं बनवास में हूँ, ऐसी जगह पे ट्रेनिंग करता हूँ, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, ये क्या कर रहा है। लेकिन ये एक अलग से जुनून है, ये तपस्या है सर, तपस्या है। और इसी तपस्या के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो ये पैरालंपिक में आप जो सोचे हैं, आपने जो सोच रखी है, आपने जो सपना देखा है, वो सपना वो लोग जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सर। आप देश को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। मैं मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी स्विमिंग नहीं कराता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को उनके जीवन सिखाता हूँ कि आफ्टर स्विमिंग यू सपोज टू बी ए मैन, आप देश को कैसे हेल्प कर सकते हो। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, एवरी डे 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट आप सोचो कि आप देश को क्या दे सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट डॉक्टर बन चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स लॉयर बन चुके हैं, और ये लोग सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तो एज ए कोच रोल बहुत बड़ा है। देश को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलना है, और ऐसे गलत लोगों का बहुत कुछ बोलेंगे। मेरे साथ भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं इनको अपोज करता हूं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं।
मेरा जन्म कोलकाता में हुआ है। जिस जगह पे स्वामी विवेकानंद अपने बचपन बिताए हैं, मैं उसी जगह पे बड़ा हुआ। मर सकता हूँ, मर जाऊंगा, लेकिन इनको बर्बाद करूंगा, इनको एक्सपोज करके मरूंगा। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने जितनी बातें कही, जितनी बातें हम लोगों के सामने रखी, अपने आप में वो अभूतपूर्व है सर। जो भी आपने अभी तक संघर्षों से प्राप्त किया है, वो अपने आप में एक ऐसी जर्नी है जो आप बता रहे हैं कि सच्ची बात, वाह। एक ऐसी जर्नी है, इस जर्नी को पूरा करने के लिए बहुत हौसला चाहिए, बहुत धीरज चाहिए, और लड़ने की बहुत अंदर से जिज्विशा चाहिए कि आप अंदर से अपने किसी भी, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत है तो गलत है, और उस गलत के सामने मुझे खड़ा होना है तो मुझे खड़ा होना है। इस चीज के लिए प्रशांत जी मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस इंटरव्यू से, प्रशांत कर्माकर से, इस बात की सीख तो ले ही सकते हैं कि अगर आपने एक जिद पकड़ ली, अगर आपने एक धुन पकड़ ली, अगर आपने एक लय पकड़ ली, तो उस लय के साथ चलते रहिए। रास्ते में कितनी भी रुकावट आए, रुकना नहीं है। और जब आप मंजिल के पास होंगे तो आपको एहसास होगा कि उस मंजिल तक पहुंचने के बाद आपने जो पाया है, उसको पाने के लिए आप एक मिसाल बन चुके हैं। और मिसाल को लोग देते हैं, मिसाल को कभी भूलते नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी।